नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का यूपी रेगुलर क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। और जैसा कि आपको पता है कि यूपी पीसीएस आरओ एआरओ परीक्षा के लिए जो अभ्यास सीरीज चल रही है, जिसमें हम लोग 40,000 एमसीक्यू क्वेश्चंस के माध्यम से पूरे सिलेबस के रिवीजन और 1990 से लेकर 2024 तक के जितने भी लेटेस्ट पैटर्न पे क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको एक्सप्लेनेशन सहित सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, तो आज की क्लास है हम लोगों की हिस्ट्री, और हिस्ट्री में भी है एंशिएंट हिस्ट्री। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि पहले हम लोग हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटी, यूपीजी के ये सब चीज़ें पहले कवर करेंगे जो ज़्यादातर नंबर गेनिंग वाले सब्जेक्ट हैं। ठीक है, तो एंशिएंट हिस्ट्री और एंशिएंट हिस्ट्री में क्लास नंबर है 5। ठीक है, 5वीं क्लास है। इसके पहले जो 4 क्लासेस न देखी वो देख लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वहाँ के, और सभी की प्लेलिस्ट बनी हुई है। ठीक है, और हिस्ट्री जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, चाहे वो एंशिएंट हो, चाहे मेडिवल हो, चाहे मॉडर्न हो, तो तीनों को अच्छे से टाइम देकर कवर करना। ठीक है, क्योंकि कभी कभी एंशिएंट के ज़्यादा क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं, तो इस वजह से दिक्कत ना हो। ठीक, तो हम लोगों ने सिंधु घाटी सभ्यता क्वेश्चन देख लिए थे, वैदिक सभ्यता देख लिया था, पाषाण देख लिया था पहले, उसके बाद बौद्ध धर्म, जैन धर्म देख लिया था। ठीक है, उसके बाद है मगध का उत्थान, लेकिन आज मगध के उत्थान के क्वेश्चन नहीं बन पाए, तो आज हम लोग शुरू कर रहे हैं मौर्य। लेकिन मगध का एक बेसिक स्ट्रक्चर मैं बता दूंगा पहले, और मगध के उत्थान का पूरा सिर्फ 30 मिनट का वीडियो रहेगा, जो मैं आपको अगले टर्न पर दूंगा। 30 मिनट का वीडियो, इसी 30 मिनट के वीडियो में पूरे फैक्ट दे देंगे। अगर यहाँ से क्वेश्चन बनता है तो आपको डायरेक्टली मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं सेशन की। उससे पहले चैनल पर नए हो सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना। ठीक, तो हिस्ट्री, एंशिएंट हिस्ट्री की क्लास नंबर 5 का पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा। क्या कह रहा है? मौर्य काल में सदैव राजा के पास रहने वाले विष परीक्षक वैद्य को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता था? देखिए, मौर्य काल में अगर बात करें तो मौर्य सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन बनते हैं आपके, वो मौर्य हो गया, गुप्त हो गया, उसके बाद आपका दक्षिण के राजवंश हो गए, अब प्रमुख पुस्तकें हो गई। और अगर कुछ क्वेश्चन बने तो बौद्ध जैन से इक्का दुक्का क्वेश्चन बन गए, वरना सबसे ज्यादा पोर्शन जो है यहीं से आपसे पूछा जाता है। ठीक है, तो इस वजह से यहाँ पे जो हम लोग कवर करेंगे थोड़ा सा डिटेल्ड में कवर करेंगे, तो इसी वजह से आप लोग अगर पढ़े हो तो अच्छी बात है, नहीं पढ़े हो तो पहले एक बार किताबों से अच्छे से कवर कर लेना, वरना चीजें समझ में नहीं आएंगी। तो क्या बोला गया है? मौर्य काल में सदैव राजा के पास रहने वाला विष परीक्षक, बहुत सारे लोगों का अलग अलग यहाँ पर एक पद था, अलग अलग पद बटे हुए थे। उन्हीं पदों के आधार पर जैसे बोला गया है कि विष परीक्षक वैद्य जो रहता था राजा के पास, इसको क्या बोलते थे? इसको बोलते थे जांगली विद। क्या बोलते थे भैया? जांगली विद। ऑप्शन ए इज द राइट। अब मौर्य वंश के बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं, उसके बाद क्वेश्चन को देखें। ठीक है, मौर्य वंश का पहले तो उत्थान कैसे होता है? तो देखो, पूरा का पूरा आता है मगध वंश, मगध राजवंश। और मगध राजवंश में सबसे पहले जो वंश आता है वो है बृहद्रथ वंश, बृहद्रथ वंश। उसके बाद आता है हर्यक वंश, हर्यक वंश। उसके बाद आता है शिशुनाग वंश। कौन सा वंश? शिशुनाग वंश। इसके बाद आता है नंद वंश, और नंद वंश की पराजय के बाद मौर्य वंश की स्थापना होती। तो ये है पूरा मगध का राजवंश। ठीक है, हम लोग मौर्य अभी कवर कर रहे हैं, बृहद्रथ वंश, हर्यक, शिशुनाग, नंद, इन चारों को मैं सिर्फ और सिर्फ 30 मिनट में आपको पूरा का पूरा फैक्ट कवर करवा दूंगा अगले टर्न पे। ठीक है ना, तो मौर्य वंश के बारे में हम लोग देखते हैं और कुछ चीजें। मौर्य वंश समझना अच्छे से। आपको इतना जरूर पता है कि मौर्य वंश की स्थापना जब होती है 323 या 322 कहीं कहीं मिल जाता है, से 185 BC ईसा पूर्व। ठीक, संस्थापक कौन है? चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य। अब चंद्रगुप्त मौर्य जो है ये एक बालक हैं, और आते हैं चाणक्य। चाणक्य इनको अपना शिष्य बनाते हैं, और चाणक्य इनको ले जाते हैं नंद वंश के अंतिम शासक घनानंद के पास, और घनानंद से होता है युद्ध, और चंद्रगुप्त मौर्य घनानंद को पराजित करते हैं 322 BC में, और मौर्य वंश की स्थापना करते हैं। ये बेसिक स्टोरी है जो सबको पता है। अब मौर्य वंश की जानकारी किससे मिलती है? अगर स्रोत पूछा जाए कि भाई साहित्यिक स्रोत है, अभिलेखी स्रोत है, बहुत सारे स्रोत हैं,
तो जैसे अर्थशास्त्र है, अर्थशास्त्र, ठीक। उसके बाद इंडिका, इंडिका में भी इसका उल्लेख है, मौर्यवंश का। उसके बाद राजतरंगिणी, राजतरंगिणी में भी है, मुद्रा राक्षस में भी है, मुद्रा राक्षस में भी है, ठीक है। रुद्रामन के जूनागढ़ अभिलेख में भी है। तो आगे आगे बात करेंगे हम लोग। तो बेसिक स्ट्रक्चर आपको इतना पता होना चाहिए। अर्थशास्त्र की बात कर लें तो ये चाणक्य की है, किसकी है, चाणक्य की है। इंडिका की बात कर ले तो ये मेगस्थनीज की है, मेगस्थनीज, जिसमें मौर्यवंश का उल्लेख मिलता है। राजतरंगिणी कल्हड़ की है। अब मुद्रा राक्षस विशाख दत्त की है, विशाख दत्त। क्लियर है। तो ये कुछ बेसिक आपके क्वेश्चन बनते हैं यहां से। तो अब क्वेश्चन के माध्यम से हम लोग देखेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अशोक के द्वितीय शिलालेख में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख नहीं हुआ है? द्वितीय शिलालेख में। अब शिलालेख की बात हो गई है तो शिलालेखों के बारे में हमें पता होना चाहिए। देखिए, मौर्य काल में ही सबसे ज्यादा अभिलेख सामने आए, मौर्य काल में ही सबसे ज्यादा अभिलेख सामने आए थे। अब यहां से समझना, यहीं से क्वेश्चन बनेंगे आपके, ठीक है। अभिलेख सामने आए थे। अगर मैं कह दूं और सबसे अधिक अभिलेख हैं किसके, तो अशोक के हैं। किसके हैं? अशोक के हैं। और अशोक का ही पूछा गया था। देखिए, अब अशोक के अभिलेख हैं, यहां से दो प्रश्न आते हैं कि पहले तो बताओ खोज किसने की, अशोक के अभिलेखों की खोज किसने की? तो खोज की सन 1750 ईस्वी में टी फैनथेलर, टी फैनथेलर। तो टी फैनथेलर के द्वारा इसकी खोज हुई। अच्छा ठीक है, चलो खोज तो हो गई। खोज हुई किसकी? सबसे पहले खोज हुई किसकी? तो याद रखना है दिल्ली मेरठ स्तंभलेख की, दिल्ली मेरठ स्तंभलेख। अभिलेख कैसे हैं? अभिलेख एक तो शिलालेख मिले हैं अभिलेखों में, एक स्तंभलेख है और एक गुहालेख है। तो स्तंभलेख की खोज हुई टी फैनथेलर ने की 1750 में। अच्छा, यहीं से अगर पूछ ले कि पढ़ा कब, चलो खोज तो हो गई लेकिन पढ़ा कब गया, यहीं से भी क्वेश्चन बनते हैं। तो पढ़ा गया 1837 ईस्वी में। पढ़ा किसने? जेम्स प्रिंसिप ने, जेम्स प्रिंसिप। अच्छा, पहला पढ़ा कौन सा गया यही बताओ। तो याद रखना है दिल्ली टोपरा, दिल्ली मेरठ, दिल्ली टोपरा, दोनों को फिरोज शाह तुगलक दिल्ली लेकर आया था, ये आपको पता है अच्छे से। तो सबसे पहले खोजा गया ये, पढ़ा गया ये, ठीक। अब अगर पूछ ले कि ये बताओ ये अभिलेख जो है ये भाषा क्या है? अभिलेख की भाषा और लिपि कौन सी है? यहां से भी क्वेश्चन बनते हैं बहुत ही अच्छे अच्छे। तो भाषा जब भी आप बोलेगा तो करना है प्राकृत, और प्राकृत को बोलते हैं अर्धमगधी या अर्धमागधी, मगधी लिख लो, ठीक है। लिपि कौन सी है? तो 4 लिपियां मिली हैं। कौन कौन सी? ब्रह्मी, खरोष्टी, ग्रीक और आरमाइक, ग्रीक और आरमाइक। अब अगर पूछेगा कि ये बताओ इनके लोकेशन क्या है, तो याद रखना मैं यहाँ पे एक ट्रिक बता रहा हूँ कि जब भी ब्रह्मी आएगा तो आपको भारत करना है। क्या करना है? भारत। खरोष्टी आएगा तो आपको पाकिस्तान करना है, और ग्रीक आरमाइक आएगा तो आपको अफगानिस्तान करना है। क्या करना है? अफगानिस्तान। क्लियर है। तो ये कुछ बेसिक स्ट्रक्चर हो गए जो आपको पता होने चाहिए। अब जैसा कि मैंने कहा था कि जो अभिलेख है, और अभिलेखों से ही ज्यादातर क्वेश्चन पूछा जाता है। अब राजा वगैरह के बारे में प्रश्न बहुत ही कम बनते हैं। जो साहित्य का पोर्शन है, जो प्रशासनिक, जो प्रशासन है, मेन चीज, साम्राज्यों का जो प्रशासन है, मेन चीज क्वेश्चन वहीं से बनते हैं। देखिए, तो सबसे पहले हमने देखा कि चलो ठीक है शिलालेख मिले हैं, अभिलेखों में शिलालेख मिले हैं। फिर हमने देखा कि चलो स्तंभ लेख भी मिले हैं, स्तंभ लेख, और क्या मिले हैं? गुहालेख। सबसे पहली बार, मतलब पहली बार गुहालेख की खोज या गुहालेख किस साम्राज्य के मिले हैं? तो मौर्य काल के मिले हैं। ध्यान रखना, गुहालेख की शुरुआत ही यहां से होती है। अब देखिए, शिलालेखों में अगर आप और डिटेल में जाओगे तो बृहद शिलालेख अलग है, लघु शिलालेख अलग है, लेकिन लघु वाले कभी प्रश्न बनते नहीं है, इस वजह से बृहद की बात करते हैं हम लोग। बृहद शिलालेख अगर आपसे पूछता है 2 चीजें, एक तो स्थान बताओ और एक संख्या बताओ। स्तंभ लेख में क्या पूछेगा? एक तो संख्या बताओ और एक स्थान बताओ। संख्या और स्थान का मतलब क्या है कि कितनी जगह से शिलालेख मिले हैं। तो याद रखना है 8 स्थान से।
और संख्या कितनी है उनकी? 14 है। अच्छा, स्तंभलेख की स्थान कितने स्थान से मिले हैं स्तंभलेख? तो याद रखना है 6 और संख्या कितनी है? 7। आइए बताते हैं क्या क्या है, कौन कौन है डिटेल्ड में। गुहा लेख कितने हैं? 7। गुहा का मतलब है गुफा। 7 7 को डिवाइड करेंगे 4 और 3 में। 4 है दशरथ के, जो कि अशोक का पौत्र था, पोता था, और 3 है अशोक के स्वयं के। ठीक। अब यहां से आपका पूछेगा कि शिलालेख के स्थान पूछे जाते हैं। जब आप घटना चक्र उठाओगे या कोई भी प्रीवियस उठाओगे तो यहां से स्थानों से प्रश्न बनते हैं। ठीक है, तो इन स्थानों के बारे में देख लेते हैं, उसके बाद आगे प्रश्न देखेंगे। तो सबसे पहले शिलालेख आपको कितने स्थान? 8। देखिए शिलालेख। अब यहां से कैसे प्रश्न बनेंगे समझना, और यहां प्रश्न मैंने रखे भी हुए हैं क्वेश्चन में, आगे तो देखने को मिलेगा। देखो सबसे पहले जो मिला है सहवाजगढ़ी, उसके बाद मानसेहरा, कालसी, सोपार, एर्रेगुड़ी, जोगढ़, गिरनार, धौली। क्या है? धौली। लास्ट में क्या लिखा है? धौली। कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8। बस यही शिलालेख जो है जो 8 स्थानों से मिले हैं। 8 स्थान है। ठीक है, चलो समझ गए। अब थोड़ा सा और डिटेल बताओ। तो सहवाजगढ़ी, मानसेहरा दोनों कहाँ के हैं? तो दोनों हैं पाकिस्तान के। कालसी कहाँ का है? कालसी है उत्तराखंड का। सोपार है महाराष्ट्र का, महाराष्ट्र। एर्रेगुड़ी आंध्र प्रदेश। जोगढ़ है उड़ीसा। गिरनार है गुजरात। और धौली भी है कहाँ? उड़ीसा। ठीक है। अब जाहिर सी बात है, मैंने आपको बताया था जो लिपियां मिली हैं, 4 लिपियां, 4 प्रकार की लिपि मिली है। जो पाकिस्तान में मिली है वो कौन सी है? खरोष्टी। और जो भारत में मिली है तो ये सभी क्षेत्र शायद भारत के ही है। ये क्या हो जाएंगे? ब्रह्मी। बताइए। अब यहां से बहुत सारे क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। जब आप घटना चक्र लगाओगे ना तो यहां से बहुत सारे क्वेश्चन है। कैसे क्वेश्चन है? भैया कालसी कहाँ का क्षेत्र है? तो भैया उत्तराखंड का है। निम्नलिखित में से कौन सा शिलालेख उड़ीसा से मिले हैं? तो भैया जोगढ़ और धौली, ये दोनों उड़ीसा से मिले हैं। कलिंग युद्ध के बाद, कलिंग कहाँ? उड़ीसा में है। तो कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने 2 स्थान बनाए थे, या 2 प्रमुख केंद्र कौन से बनाए थे? अब कलिंग कहाँ है? उड़ीसा में। तो 2 प्रमुख केंद्र कौन बनाएगा? जोगढ़ और धौली। ठीक है, और या तो लिपियों से पूछ लेगा। तो यहां से क्वेश्चन बनते हैं बहुत ही अच्छे खासे। ठीक है, ये तो शिलालेख हो गए। स्तंभलेख देख ले, स्तंभलेख भी देख ले। स्तंभलेख कितने हैं? 6 स्थान। संख्या 7 है, 6 स्थान है। स्थानीय देखने हैं मुख्य। तो भैया एक तो हम लोगों ने 2 तो पहले पढ़ लिए थे। कौन से? दिल्ली मेरठ और दिल्ली टोपरा, ये तो पहले ही पढ़ लिया था, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद क्या है? उसके बाद है लोरिया अरराज। उसके बाद है लोरिया नंदनगढ़। उसके बाद है रामपुरवा। कितने हो गए? 2 2 4 1 5। रामपुरवा, और एक है प्रयाग कौसाम्बी। ठीक है, चलो अब स्थान बताओ। तो भैया ये दोनों दिल्ली में ही है। फिरोज शाह तुगलक इनको दिल्ली में लेकर आया था। ठीक है, और उसके बाद लोरिया अरराज, लोरिया नंदनगढ़ और रामपुरवा, ये तीनों बिहार के हैं। अब प्रयाग कौसाम्बी तो भैया प्रयागराज का है। कहाँ का है? प्रयागराज। क्लियर है? तो ये 6 स्थान, और बहुत ही अच्छे से ध्यान रखना है। और एक चीज ध्यान रखनी है कि जो ये वाला स्थान है, ये 8 स्थान अशोक के साम्राज्य की सीमा तय करते हैं। अशोक के साम्राज्य की सीमा निर्धारित करते हैं। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना है आपको। तो इतनी बात मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गई होगी। हम लोगों ने शिलालेख, स्तंभलेख और गुहालेख 7 ही हैं, जिसमें से 4 दशरथ के हैं और 3 अशोक के हैं।
क्लियर है? चलिए, तो ये चीजें हो गई। तो हमको ये पूछा गया था कि द्वितीय शिलालेख। तो द्वितीय शिलालेख, अब शिलालेख मैंने बताया 8 स्थान है और 8 स्थान मैंने आपको बता दिए और संख्या में 14 है। तो संख्या भी पता होनी चाहिए, लेकिन 14 के 14 आपको इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट क्या क्या है वो देखते हैं एक बार। तो जैसे मैं पहले की बात कर लूँ, पहला शिलालेख, मैं ओरली बोल रहा हूँ, ये लिख नहीं रहा हूँ, ठीक है। पहला क्या है, इसमें पशु बलि की निंदा की गई है। दूसरा क्या है, दूसरे में अस्पताल की बात की गई है। अस्पताल किसके लिए? अस्पताल मानवों के लिए और पशुओं के लिए, चिकित्सा व्यवस्था, ठीक है। और दूसरे में ही ध्यान रखना है कि तमिल शासकों की बात की गई है, तमिल राज्य या दक्षिण भारत के राज्य, ठीक है। तो बस वही पूछा गया है कि तमिल राज्य कौन कौन से, ये भी देखो। तो किया गया है चोल, पांडे, सत्यपुत्र, केरल पुत्र और श्रीलंका। ये तो चोल है, पांडे है, सत्यपुत है। सातवाहन का उल्लेख इसमें नहीं किया गया है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है, ठीक है। देखिए मैं पहले ही बता दूं, मौर्य वंश जो है बहुत ही बड़ा है, बहुत बड़ा। अगर थ्योरी लेने पे आ जाए कोई अगर ओरिजिनल तरीके से, तो लगभग 10 से 12 क्लासेस लगेंगी बहुत ही अच्छे से पढ़ाने में, ठीक है। इसी वजह से मैं बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं जा रहा हूँ, लेकिन जितना जा रहा हूँ तो इंपॉर्टेंट है, इतना समझो, ठीक है। तो सातवाहन का उल्लेख नहीं है, ठीक है। आगे जैसे जैसे शिलालेख आएंगे बताते रहेंगे। तो पहला दूसरा यहाँ पे समझो। अब आगे चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न पे, आगे चलते हैं। हाँ देखिए, अफगानिस्तान अफगानिस्तान के कम से कम कुछ हिस्से निम्नांकित के राज्य से संबंधित थे। समझिए, तो अफगानिस्तान के कुछ हिस्से किस राज्य से संबंधित थे? महापद्मनंद, हर्ष, अशोक और समुद्रगुप्त। तो देखो भैया, ये थे अशोक के काल के। अब हुआ क्या था ये भी समझो। अफगानिस्तान के कुछ क्षेत्र कैसे मिले? सेल्यूकस निकेटर, समझिएगा, सेल्यूकस निकेटर और चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य, इनके बीच होता है युद्ध। क्या होता है? युद्ध। कब होता है? डेट पूछी जाती है 305 बीसी में। समझना, कब होता है युद्ध? 305 बीसी में। जब युद्ध होता है तो चंद्रगुप्त मौर्य जीत जाता है, सेल्यूकस निकेटर हार जाता है। समझिएगा, ये स्टोरी आपने पढ़ी होगी और आप पढ़े हो तभी आप प्रैक्टिस के लिए यहाँ पर आए हो, ठीक है। ये दोनों युद्ध करते हैं तो चंद्रगुप्त मौर्य जीत जाता है और सेल्यूकस निकेटर हार जाता है। अब होता क्या है, जब कोई जीता हारा तो क्या होती है? संधि होती है, संधि होती है। संधि में होता क्या है, सेल्यूकस निकेटर चंद्रगुप्त मौर्य को, चंद्रगुप्त मौर्य, सीएम लिख देता हूं, चंद्रगुप्त मौर्य को काबुल, कांधार, हेरात, काबुल, कांधार, हेरात और बलूचिस्तान, ये देता है। किसको? चंद्रगुप्त मौर्य को। समझना बहुत अच्छे से, काबुल, कांधार, हेरात, बलूचिस्तान। आपसे पूछेगा कि सेल्यूकस निकेटर ने चंद्रगुप्त मौर्य को निम्नलिखित में से कौन सा नगर नहीं दिया था? तो काबुल, कांधार, हेरात, बलूचिस्तान, ये 4 दिए थे, इसके अलावा कुछ नहीं दिया था। उसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य को इसकी पुत्री पसंद आ जाती है, सेल्यूकस निकेटर की। तो भैया विवाह भी करवा देता है अपनी पुत्री का। और इसकी पुत्री का, सेल्यूकस निकेटर की पुत्री का नाम क्या था? हेलना। क्या था भैया? हेलना, ठीक। अब चंद्रगुप्त मौर्य कहता है चलो इतना दे रहे हो तो हम भी कुछ दे देते हैं। तो चंद्रगुप्त मौर्य सेल्यूकस निकेटर को 500 हाथी दे देता है। क्या देता है? 500 हाथी। तो कुल मिला के चंद्रगुप्त मौर्य का यहाँ फायदा है। कैसे? एक तो विवाह भी कर लिया, लड़की मिल गई, और काबुल, कांधार, हेरात, बलूचिस्तान क्षेत्र मिल गए, और हाथी दे दिया। भाई हाथी को तो पालने के लिए और ज्यादा खर्चा लगता है ना, तो भाई हाथी दे दिया। समझ रहे हो, चंद्रगुप्त मौर्य काफी ज्यादा दिमागदार थे। तो कुल मिला के ये क्षेत्र मिल जाते हैं किसको? चंद्रगुप्त मौर्य को। जब मौर्य को मिल जाते हैं तो ये मौर्य वंश में पूरी तरीके से अशोक के समय तक रहते हैं कायदे से। तो काबुल, कांधार, हेरात, बलूचिस्तान, ये क्षेत्र अशोक के काल के हैं। ऑप्शन बी यहां पर बिल्कुल सही है। क्लियर? चलिए आगे चलते हैं। अगला क्या कह रहा है कि चाणक्य का अन्य नाम था। चाणक्य का अन्य नाम क्या था? तो चाणक्य को भैया कौटिल्य भी बोला गया,
चाणक्य को विष्णुगुप्त भी बोला गया। पूछेगा बचपन का नाम क्या था? विष्णुगुप्त। चाणक्य को और क्या बोला गया? चाणक्य को अजय भी बोला गया, अजय। ठीक है, और चाणक्य तो है ही ये नाम। आप समझना यहां पे क्या क्या पूछ सकता है। चाणक्य की रचना क्या है? अर्थशास्त्र। क्या है? अर्थशास्त्र। बहुत ही प्रसिद्ध ग्रंथ लिखा है अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र की भाषा कैसी? भाषा बताओ। भाषा भैया संस्कृत है। भाषा क्या है? संस्कृत है। ठीक है। लिपि कैसी है? सॉरी, लिपि बोल रहा हूं। शैली कैसी है? शैली तो भैया चंपू शैली है। अब ये चंपू क्या होती है? जहां गद्य और पद दोनों आ जाते हैं वहां चंपू शैली होती है। ठीक। किस पर लिखा गया है? तो भारतीय राजनीति पर लिखा गया। भारतीय राजनीति पर लिखा प्रथम ग्रंथ। ये अर्थशास्त्र इकोनॉमिक्स पर नहीं लिखा है, राजनीति पर लिखा गया है। मौर्यकालीन प्रशासन कैसे चलाना है, शासन कैसे चलाना है, राजनीति कैसे चलानी है, तो पूरा का पूरा अर्थशास्त्र में लिखा हुआ है। ठीक है। मौर्यकालीन प्रशासन ही केवल मुझे लगता है 5-6 दिन का वो चैप्टर है, समझ। ठीक, इतना समझ में आ गया। और कुछ चीजें देख लेते हैं यहां से क्या क्या फैक्ट बनते हैं। आपसे पूछेगा ये बताओ, भारतीय राजनीति पर लिखा गया प्रथम ग्रंथ, अर्थशास्त्र बता दोगे। अच्छा, अब अगर पूछेगा कि ये बताओ विश्व राजनीति पर, भारतीय तो चलो हो गया, विश्व राजनीति पर लिखा गया ग्रंथ कौन सा है? तो आप बताओगे द प्रिंस। द प्रिंस किसने लिखा है? मैकियावेली ने। मैकियावेली किसने लिखा है? मैकियावेली ने। अच्छा देखो, विश्व की राजनीति पर मैकियावेली ने लिखा, अब भारत की राजनीति पर चाणक्य या कौटिल्य ने लिखा। तो आपसे क्या पूछेगा? आपसे पूछेगा ये बताओ भारत का मैकियावेली किसे कहते हैं? भारत का मैकियावेली किसे कहते हैं? आप क्या बताओगे? चाणक्य को कहते हैं। क्यों? क्योंकि चाणक्य ने भारतीय राजनीति पर लिखा है और मैकियावेली ने विश्व की राजनीति पर लिखा है। चाणक्य ने अर्थशास्त्र लिखा है और मैकियावेली ने द प्रिंस लिखा है। ठीक है, इस वजह से भारत का मैकियावेली चाणक्य को कहा जाता है। और ये सभी क्वेश्चन आपको घटना चक्र में मिले होंगे। ठीक है, लेकिन अभी तक कुछ लोग रटते आए हैं, अभी तक समझ में आ गया होगा कैसे क्या चीजें हैं। इतनी चीजें आपको समझ में आ गई। अब थोड़ा सा अर्थशास्त्र के बारे में और देख लेते हैं, 1-2 पॉइंट जो अभी तक पूछे गए चीजें हैं। अर्थशास्त्र, अर्थशास्त्र समझना अच्छे से। अर्थशास्त्र में अध्याय है। अध्याय को अधिकरण भी कह देते हैं। अध्याय, प्राधिकरण भी है, प्राधिकरण, और श्लोक भी है। अब पीसीएस आरओ जैसे एग्जाम क्रैक करना है, फाइनल मेरिट में आना है, तो इतना तो पढ़ना पड़ेगा। अध्याय कितने हैं? 15 अध्याय हैं। अधिकरण कितने हैं? 180 अधिकरण है और 6000 श्लोक है। कितने श्लोक है? 6000 श्लोक है। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या पूछेगा? पूछेगा ये बताओ कि सप्तांग सिद्धांत में, अर्थशास्त्र में उल्लेखित सप्तांग सिद्धांत में 7वां अंग कौन सा है? तो देखिए, अर्थशास्त्र में कितने हैं? अर्थशास्त्र में 15 अध्याय है। तो अर्थशास्त्र का जो 6वां अध्याय है, 6वां अध्याय, और इस 6वें अध्याय को बोलते हैं मंडल योनि। मंडल योनि। इसमें क्या लिखा है? इसमें लिखा है कि शासन चलाने के लिए, राज्य को सुव्यवस्थित चलाने के लिए, या साम्राज्य चलाने के लिए, साम्राज्य चलाने के लिए 7 अंग इंपॉर्टेंट है, जिसको बोला गया है सप्तांग सिद्धांत। 7 अंग इंपॉर्टेंट है जिसको बोला गया सप्तांग सिद्धांत। वो कौन कौन से हैं? तो देखो, एक तो होगा राजा, जो मेन होगा, फिर होगा जनपद, फिर होगा दुर्ग, दुर्ग मतलब जिसमें राजा रहेगा, अमात्य, अमात्य, कोश, सेना, सेना तो इंपॉर्टेंट है, और मित्र। ठीक, चलो ये तो नॉर्मल सा है। और क्या इंपॉर्टेंट है? इंपॉर्टेंट ये है कि सप्तांग सिद्धांत में 7वां अंग कौन सा है? मित्र, 7वां अंग। पहले नंबर पे राजा है, दूसरे नंबर पे जनपद है, तीसरे नंबर पे दुर्ग है,
चौथे पे अमात्य, अमात्य चौथे नंबर पे अमात्य। कोस चौथे, छठवें नंबर पे कोस है। पांचवें नंबर पे मित्र है, सॉरी सेना है। अमित्र सातवें नंबर पे है। और ये चीज आपको घटना चक्र में मिल जाएगी अगर आपने पढ़ा है तो। घटना चक्र में क्वेश्चन दिया हुआ है कि सप्तांक सिद्धांत का सातवां अंग कौन सा है, मित्र है। अगर आपने देखा अच्छी बात, नहीं देखा तो आज जाके देखना, ठीक है। तो यहां से भी प्रश्न बनते हैं। क्लियर है? चलिए, और ज्यादा डिटेल में नहीं चलेंगे ना, बहुत ज्यादा टाइम हो जाएगा। तो क्वेश्चन क्या था हमारा, चाणक्य के अन्य नाम क्या है। चाणक्य के बारे में चीजें थोड़ी सी मैंने बता दी हैं। अगला प्रश्न देखेंगे कि निम्नांकित में से कौन सा शासक मौर्य राजवंश से संबंधित नहीं है। तो मौर्य वंश के कितने राजा हुए, प्रमुख तीन ही राजा के बारे में पढ़ाया जाता है, चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक और बिंदुसार। बिंदुसार, इन तीनों के बारे में डिटेलिंग पढ़ते हैं। बृहद्रथ कौन है, मौर्य वंश का अंतिम शासक, मौर्य वंश का अंतिम शासक, ठीक। अब बिंबिसार कौन है, ये हर्यक वंश का संस्थापक है, हर्यक वंश का संस्थापक। तो ध्यान रखना है, ये है बिंबिसार और ये है बिंदुसार। बड़ा कंफ्यूजन होता है इनमें कि बिंबी कौन है, बिंदु कौन है। बिंदुसार है इसका मौर्य वंश का शासक है, ठीक है, अशोक के पिताजी हैं बिंदुसार। और बिंबिसार जो है ये हर्यक वंश के संस्थापक। क्लियर? आगे चलते हैं, अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से किस राजवंश के शासकों के सीरिया, मिस्र जैसे सुदूर देशों से राजनयिक संबंध थे। मतलब सीरिया के और मिस्र के, इनके संबंध किसके थे, किससे थे, मौर्य वंश से थे, पल्लव से थे, गुप्त से थे, चौल से थे। तो देखो ये थे भैया मौर्य से। कैसे? बहुत ही बेसिक है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। देखो समझो, मैंने जैसे बताया कि तीन शासक प्रमुख हुए, कौन, एक तो चंद्रगुप्त मौर्य, उसके बाद बिंदुसार, उसके बाद अशोक। इन तीनों के शासन में राजदूत आए। कौन कौन? चंद्र राजदूत, हाँ। चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में कौन आया, मेगस्थनीज, मेगस्थनीज जिसने इंडिका लिखी है। बिंदुसार के शासन में कौन आया, डाइमेकस, डाइमेकस। और अशोक के काल में डायोनियस, डायोनियस। देखो डायोनियस कई बार लिखा मिलता है बिंदुसार के शासन में आया, लेकिन नहीं, ये अशोक में आया था, ठीक है, ध्यान रखना है। अब किसने भेजा, तो मेगस्थनीज को किसने भेजा था, सेल्यूकस निकेटर ने, सेल्यूकस निकेटर ने। और अगर आपसे पूछता है कि ये बताओ विश्व का प्रथम विदेशी राजदूत कौन था, तो यही था मेगस्थनीज, ठीक। डाइमेकस को सीरिया का राजा, सीरिया के राजा कौन, एंटियोकस, एंटियोकस ने भेजा था। लिखते रहना है जो जो मैं बोल रहा हूं। डाइमेकस को मिस्र के राजा, मिस्र के राजा टॉलमी सेकेंड फिलाडेल्फस, टॉलमी सेकेंड फिलाडेल्फस ने भेजा था, ठीक है। तो इन तीनों को, इन तीनों राजदूत को किसने किसने भेजा था, कहां कहां से भेजा था, इतना इंपॉर्टेंट है, ठीक। बस वही चीजें पूछी गई हैं कि ये बताओ सीरिया और मिस्र, सीरिया से एंटियोकस, सीरिया का राजा कौन है, एंटियोकस, और मिस्र का राजा कौन है, टॉलमी सेकेंड फिलाडेल्फस। किससे संबंधित, मौर्य वंश से संबंधित। क्लियर? नेक्स्ट, सूची 1 सूची 2 सुमेलित कीजिए। सुमेलित करना है और सुमेलित के ऑप्शन नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, वैसे सुमेलित कर लेंगे, क्या दिक्कत है। पहला है चंद्रगुप्त, बिंदुसार, अशोक, चाणक्य, देखिए। और एक तरफ है प्रियदर्शी, सेंड्रोकोटस, सेंड्रोकोटस, अमित्रघात और विष्णुगुप्त। तो हमें इतना पता चल गया, ये नाम है और ये इनकी या तो उपाधि है और या तो उपनाम है। अब मिलान करना है, कर देते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य को क्या बोला गया, सेंड्रोकोटस और एंड्रोकोटस बोला गया। सेंड्रोकोटस किसने बोला, तो जस्टिन ने बोला। एंड्रोकोटस किसने बोला, तो प्लिनी ने बोला, ठीक है। हालांकि वो इंपॉर्टेंट, इतना ज्यादा डिटेल आता नहीं है, ठीक है। बिंदुसार, बिंदुसार को अमित्रघात, अमित्रचेट्टस भी बोला गया, ठीक। और क्या बोला गया, और अगर साइड में कुछ बोला गया है तो मैं लिख देता हूं यहीं पर, अमित्रघात, अमित्रचेट्टस, भद्रसार, भद्रसार भी बोला गया, सिंहसेन, सिंहसेन भी इनको उपाधि दी गई थी, ठीक है। समझ में आ गया।
उसके बाद अशोक, अशोक को बोला गया प्रियदर्शी, प्रियदर्शी मिल जाता है, देव नाम प्रिय, देव नाम प्रिय भी मिल जाता है, ठीक। और चाणक्य का अन्य नाम क्या है, विष्णुगुप्त है, कौटिल्य है, ठीक है। तो ये सब आपको पता है। तो ये मिलान हो गया, सिंपल मिलान था। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से किस स्रोत से विदित होता है या पता चलता है कि कलिंग में अशोक ने घमासान युद्ध किया था। आप समझिएगा बहुत अच्छे से, यहां पे कलिंग युद्ध की बात होती है, तो कलिंग युद्ध के बारे में थोड़ी डिटेलिंग इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहां से प्रश्न अच्छे आते हैं। कलिंग युद्ध समझिए, कलिंग युद्ध होता कब है, तो 261 बीसी में होता है। 261 बीसी, कहां पर, दाया नदी के तट पर, ठीक है। कभी कभी आ जाता है, हालांकि नदियां पूछता नहीं, लेकिन फिर भी दाया नदी के तट पर लिख लेना है। क्यों होता है कलिंग युद्ध, तो इसके कई सारे कारण हैं, जैसे कलिंग को स्वतंत्र कराना था, कलिंग की स्वतंत्रता, और व्यापार, मुख्य कारण व्यापार ही था। व्यापार कौन सा, हाथी दांत का व्यापार होता था वहां पे, हाथी दांत का व्यापार और कपड़ा व्यापार, कपड़ा व्यापार। और क्या कारण था, समुद्र तट, तो भाई अगर समुद्र तट मिल जाता तो और भी मजा आ जाता, तो ये भी एक कारण था। और क्या कारण था कि जो वहां का शासक था नंदराज, नंदराज ने बिंदुसार, जो अशोक के पिताजी थे बिंदुसार, बिंदुसार का मजाक उड़ाया था। तो अब अशोक तो बदला लेगा लेगा, ये भी एक कारण था, ठीक है। तो ओवरऑल इतने कारण थे। लेकिन आपसे प्रश्न क्या आएगा, अगर कारण से आएगा तो वो कहेगा, प्रश्न क्या बनेगा कि भैया व्यापार के कारण या दक्षिण पश्चिम क्षेत्रों पर शासन करने के लिए कलिंग इंपॉर्टेंट था जीतना, ठीक है। तो ये भी एक कारण था। अब इसका उल्लेख किस में है, तो इसका उल्लेख है अशोक के 13वें शिलालेख में। और ये इतना भीषण युद्ध था, लाखों लोग मारे गए थे। और इस युद्ध के बाद अशोक ने बौद्ध धर्म अपना लिया और फिर शांतिपूर्वक जीवन जीने लगा था, ठीक है। ये आपको पता ही है। तो 13वें शिलालेख में कलिंग युद्ध का वर्णन किया गया है। तो ऑप्शन में अशोक के 13वां शिलालेख, ऑप्शन बी इज द राइट, केवल 2, ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। अब यहां समझिए एक चीज और, ये तो चलो ठीक है, अशोक का कलिंग युद्ध 13वें शिलालेख में है। ऑप्शन 3 में दीपवंश दिया है, 4 में दिव्या बदान दिया है। ये दोनों क्या है, ये दोनों है बौद्ध ग्रंथ, बौद्ध ग्रंथ, समझिएगा, दीपवंश और एक है महावंश, दीपवंश महावंश, समझिए मैं बोल रहा हूं, लिख लेना है। अशोक, अशोक के काल में तृतीय बौद्ध संगीति सभा हुई। आपसे पूछेगा ये बताओ, अशोक के काल में तृतीय बौद्ध संगीति सभा हुई, ये किस में उल्लेख मिलता है, तो दीपवंश और महावंश में ये उल्लेख मिलता है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रख लेना। दूसरा, अशोक को, अशोक को बौद्ध शिक्षा, अशोक को बौद्ध शिक्षा किसने दी, निग्रोथ, निग्रोथ नामक बालक ने दी। अगर आपसे पूछा जाए कि बताओ अशोक को बौद्ध शिक्षा निग्रोथ नामक बालक ने दी, ये किस में उल्लेख मिलता है, तो भैया दीपवंश महावंश में ये भी उल्लेख मिलता है। यह निग्रोथ है कौन, सुसीम का लड़का, सुसीम का पुत्र। सुसीम कौन है, अशोक का बड़ा भाई। तो कुल मिला के अपने भतीजे से इसने बौद्ध धर्म की शिक्षा ली, ऐसा दीपवंश महावंश में उल्लेख मिलता है। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अच्छा, दिव्या बदान में क्या है, ये भी एक बौद्ध ग्रंथ है। तो अशोक को, अशोक को बौद्ध शिक्षा, अशोक को बौद्ध शिक्षा उपगुप्त ने दी, उपगुप्त। अब ये उपगुप्त कौन है, तो ये कि बौद्ध भिक्षुक है। कौन है, बौद्ध भिक्षुक। तो अशोक को बौद्ध धर्म की शिक्षा किसने दी, किस आधार पर दी, उसका उल्लेख किसमें है, ये मैंने आपको बता दिया। क्लियर है, आगे चलते हैं। देवानाम प्रिय की उपाधि धारण की थी, देवानाम प्रिय। तो देवानाम प्रिय की उपाधि किसने धारण की थी, तो देखो अशोक को तो बोलते ही बोलते थे, ठीक है, लेकिन दशरथ को भी देवनाम प्रिय की उपाधि दी गई थी, ठीक है। तो केवल अशोक नहीं है देवनाम प्रिय का, दशरथ भी है। और दशरथ है कौन, ये अशोक का पौत्र है, पौत्र मतलब पोता, ठीक है, ध्यान रहेगा। तो यहां पे ऑप्शन बी वाला बिल्कुल सही ऑप्शन है। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर देना है,
इस वीडियो को लाइक कर देना है और शेयर कर देना है दोस्तों में, ठीक है। और मैं जितना करवा रहा हूँ डिटेल्ड, आपने पढ़ा हो तो अच्छी बात है, ना पढ़ा हो तो ज़रूर नोट डाउन करते हुए चलना है, क्योंकि ये प्रश्न यहाँ से बन चुके हैं और आने वाले एग्जामों में पूरे चांसेस है कि यहाँ से प्रश्न बनेंगे, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। ईस्वी सन के पूर्व की कुछ शताब्दियों में निम्नलिखित में से किन शासकों ने गिरनार क्षेत्र में जल संसाधन व्यवस्था की ओर ध्यान दिया था? देखते हैं इसके बारे में। गिरनार कहाँ है? गुजरात में। तो हुआ क्या था मेनली कि गिरनार क्षेत्र में क्या बनी थी? सुदर्शन झील। सुदर्शन झील क्यों? सिंचाई के कारण। किसने बनवाई थी? तो सबसे पहले जो बनवाई थी चंद्रगुप्त मौर्य ने बनवाई थी। चंद्रगुप्त मौर्य ने। और अपने सौराष्ट्र का गवर्नर था पुष्यमित्र वैश्य। पुष्यगुप्त वैश्य। ये कौन था? गवर्नर था, ऐसे लिख लो, मंत्री था। इसको कहकर बनवाई थी, क्योंकि ये नाम भी मिलता है इस वजह से इंपॉर्टेंट है। दूसरा, उसके बाद अशोक ने इसको रिपेयरिंग करवाया। तीसरा, रुद्रदामन। ये कौन है? ये शक शासक है, शक वंश का शासक। इसने भी रिपेयरिंग करवाई। चौथा, स्कंदगुप्त। स्कंदगुप्त कौन है? ये गुप्त वंश का है। और इसने अपने गवर्नर किसको भेजा था? कर्णदत्त और चक्रपालित इनको भेजा था, ठीक है। क्योंकि ये नाम भी मिलते हैं, ये नाम मिलता है, इस वजह से इंपॉर्टेंट है। अगर आपसे पूछता है कि बताओ सुदर्शन झील का निर्माण किसने करवाया? चंद्रगुप्त मौर्य ने करवाया। फिर उसके बाद अशोक, फिर रुद्रदामन, फिर स्कंदगुप्त। सुदर्शन झील के जीर्णोद्धार में या सुदर्शन झील के रिपेयरिंग में निम्नलिखित में से किस शासक का हाथ नहीं था? ये किस शासक का योगदान नहीं था? तो भैया इन चारों का योगदान था, इसके अलावा जो भी आएगा टिक कर देना है, ठीक। अब इससे और क्या पता लगता है? इससे पता लगता है, अगर आपसे पूछा ये बताओ कि सर्वप्रथम गुजरात महाराष्ट्र वाले क्षेत्र में किस शासक ने विजय प्राप्त की थी? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने। या मौर्य वंश के किस शासक ने? चंद्रगुप्त मौर्य ने। क्यों? जब शासक करेगा गुजरात साइड में तभी तो झील बनवाने की अनुमति मिलेगी इसको। तो ये जो है गुजरात वगैरह ये सब चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य में ऑलरेडी थे। और इसका उल्लेख किसमें है? तो रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख में। रुद्रदामन का जो जूनागढ़ अभिलेख है उसमें इसका उल्लेख मिलता है। कैसा उल्लेख? कि चंद्रगुप्त मौर्य गुजरात, महाराष्ट्र या पश्चिमी क्षेत्र में इनका वर्चस्व था। क्लियर? चलिए आगे चलते हैं। तो हाँ, अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो देखो, क्वेश्चन पढ़ो, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। क्या कह रहा है? ईस्वी सन के पूर्व में, मतलब हमें ईस्वी के बाद नहीं, ईस्वी सन के पूर्व में मतलब ईसा पूर्व, मतलब बीसी में जिसने भी जीर्णोद्धार या रिपेयरिंग करवाई थी उसका नाम बताना है। तो महापद्मनंद ने तो करवाई नहीं थी, उसको तो हटा ही दो। चंद्रगुप्त मौर्य कब से कब तक है? तो चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु हुई है 298 बीसी में, मतलब ये बीसी के हैं, ठीक है। अशोक ने युद्ध किया है 261 बीसी में, तो ये दोनों बीसी के हैं। 2-3 रुद्रदामन जब आते हैं शक वंश के तब ईस्वी लागू हो जाती है, ईस्वी। तो ये चौथे तो नहीं होंगे। 2 और 3, ऑप्शन बी इज द राइट। और देखो 2, 3, 4 डी दिया हुआ है और 90% लोग डी कर देंगे, ये बिल्कुल पक्का है, लेकिन हो जाएंगे गलत। क्या करना है? क्वेश्चन अच्छे से पढ़ना है। ईस्वी सन के पूर्व मतलब बीसी में किसने किसने जीर्णोद्धार करवाया ये बताओ। तो भाई चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक ने करवाया है, ऑप्शन बी इज द राइट। और फिर रुद्रदामन शक वंश और स्कंदगुप्त गुप्त वंश, ये दोनों फिर ईस्वी सन के बाद आते हैं। क्लियर है? चलिए आगे चलें। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किन राजाओं ने सौराष्ट्र अंचल में जल संसाधन व्यवस्था पर पर्याप्त धन दिया था? तो मतलब सौराष्ट्र मतलब गुजरात, और गुजरात में क्या जल संसाधन मतलब गिरनार झील, सुदर्शन झील। तो सुदर्शन झील की रिपेयरिंग में धन दिया था किसने दिया था? भाई रिपेयरिंग किसने? इसने तो बनवाई थी, अशोक ने दिया था, फिर रुद्रदामन ने दिया था, फिर स्कंदगुप्त ने दिया था। चारों हो गए, ऑप्शन डी इज द राइट। सिंपल क्वेश्चन था ये।
नेक्स्ट, कथन कारण। अशोक ने कलिंग को मौर्य साम्राज्य में जोड़ लिया था। बिल्कुल सही है, कलिंग युद्ध किया था और उसको मौर्य साम्राज्य में जोड़ लिया था। बिल्कुल सही, 100% सही है। कारण है, कलिंग दक्षिण भारत को आने वाले स्थलीय एवं समुद्री मार्गों को नियंत्रित करता था। तो क्या ये सही है? बिल्कुल सही भाई। कलिंग क्या था? उड़ीसा जो बॉर्डर क्या कहते हैं, बंदरगाह था यहाँ पे। तो भाई जो स्थलीय है वो तो है ही है, समुद्री मार्ग तो दोनों कनेक्टेड है यहाँ से, तो ये काफी इंपॉर्टेंट क्षेत्र हो जाता है। बिल्कुल सही, ये भी सही है। तो क्या इसी वजह से युद्ध किया था? बिल्कुल सही। मैंने जो 3-4 कारण बताए उसमें ये भी तो कारण था कि समुद्री मार्ग था तो काफी व्यापार करने में सुगम होता था, तो उसमें से ये भी कारण था। तो 3-4 कारण जो बताए हैं वो सभी कारण अप्रूवल है। क्लियर है? तो कुल मिला के ए आर दोनों सही है। ए आर का, आर ए का सही स्पष्टीकरण है, ऑप्शन इज द राइट। नेक्स्ट है कथन कारण। कथन है, मौर्यकालीन शासकों ने धार्मिक आधार पर भू अनुदान नहीं दिया था। कारण है, भू अनुदान के विरुद्ध कृषकों ने विरोध किया। देखिए, मौर्यकालीन या मौर्य शासकों ने धार्मिक आधार पर भू अनुदान नहीं दिया था, ये बिल्कुल सही। अगर मैं भू अनुदान की यही बात कर लूं, भू अनुदान, तो सर्वाधिक भूमि अनुदान हुआ है सातवाहन वंश में। सर्वाधिक सातवाहन वंश में सर्वाधिक भूमि अनुदान, सॉरी प्रथम भूमि अनुदान, प्रथम भूमि अनुदान। अगर आपसे पूछेगा कि पहली बार भू अनुदान कहाँ हुआ, तो सातवाहन वंश में हुआ। कैसे पता लगता है? तो नागा घाट अभिलेख, कौन सा अभिलेख है? नागा घाट अभिलेख से ये चीजें पता लगती है। ठीक है। सर्वाधिक भूमि अनुदान किस कहाँ पे हुआ, कब हुआ? सर्वाधिक अनुदान, भूमि अनुदान सर्वाधिक जो हुआ है वो गुप्त वंश में हुआ है, लेकिन मौर्य वंश में भूमि अनुदान नहीं हुआ है। तो भूमि अनुदान नहीं दिया था, ये बिल्कुल सही है। भू अनुदान के विरुद्ध कृषकों ने विरोध किया था, गलत। विद्रोह कुछ नहीं किया था। ठीक है, तो पहला वाला बिल्कुल सही है, दूसरा गलत है। तो जब पहला सही है दूसरा गलत है, इसका मतलब है ऑप्शन सी बिल्कुल सही। क्लियर है? सिंपल क्वेश्चन। अगला चलें, निम्नांकित में से किसकी तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जाती है? देखो, अभी मैंने आपको बताया है कि मैकियावेली ने विश्व की राजनीति पर आधारित द प्रिंस लिखा था और भारत की राजनीति पर आधारित अर्थशास्त्र लिखा गया चाणक्य के द्वारा। अब भारत का मैकियावेली चाणक्य को कहा जाता है, तो बस कौटिल्य के अर्थशास्त्र, ऑप्शन बी इज द राइट। क्लियर? नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ उल्लेख करता है कि अशोक श्रीनगर कश्मीर का संस्थापक था? इंपॉर्टेंट, देखिए, ये करता है राजतरंगिणी। इसने लिखी है कलहड़, और इसमें क्या है? कश्मीर का इतिहास। और क्या बताया गया है कि श्रीनगर की स्थापना किसने की है? अशोक ने की। और अगर आपसे पूछा जाए कि भारत का प्रथम ऐतिहासिक ग्रंथ कौन सा है? याद रखना है, भारत का प्रथम ऐतिहासिक ग्रंथ राजतरंगिणी ही है। क्लियर? चलिए अगला चलते हैं आगे। चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस निकेटर को किस वर्ष में पराजित किया? चंद्रगुप्त मौर्य सेल्यूकस निकेटर के बीच युद्ध हुआ था। युद्ध कब हुआ था? 305 बीसी में हुआ था। और संधि हुई थी, क्या क्या हुआ था संधि में, क्या क्या किसको किसको क्या क्या मिला था, मैं सब कुछ बता चुका हूं। इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, यूनानी रोमन साहित्य ने सेंड्रोकोटस का समीकरण किसने चंद्रगुप्त मौर्य से किया है? ठीक, समझिए क्या बात है। बात यह है कि शासक है चंद्रगुप्त मौर्य। एक चीज ध्यान रखना है कि जो अर्थशास्त्र लिखी गई है, हालांकि ये क्वेश्चन पूछता नहीं लेकिन फिर भी नॉलेज के लिए बता दे रहा हूं, अर्थशास्त्र जो लिखी गई है किसके द्वारा? चाणक्य के द्वारा। और चंद्रगुप्त मौर्य को चाणक्य ने शासक बनाया, तो जाहिर सी बात है चंद्रगुप्त मौर्य का उल्लेख अर्थशास्त्र में होगा। गलत। अर्थशास्त्र में चंद्रगुप्त मौर्य नाम का उल्लेख कहीं नहीं किया गया, नाम है ही नहीं। क्या नाम मिलता है? केवल और केवल सम्राट। चंद्रगुप्त मौर्य जो नाम मिलता है ये मिलता है इंडिका में, जो मेगस्थनीज की है, लेकिन अर्थशास्त्र में चंद्रगुप्त मौर्य नाम का उल्लेख है ही नहीं। क्लियर है? चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रोकोटस भी कहा गया है। सेंड्रोकोटस, एंड्रोकोटस ये भी कहा गया है। तो अगर आपसे पूछ रहे कि सेंड्रोकोटस एंड्रोकोटस से चंद्रगुप्त मौर्य
चंद्रगुप्त मौर्य नाम की पहचान किसने की है? किसने बताया कि भैया यही चंद्रगुप्त मौर्य है? ये बताया है विलियम जोन्स ने। किसने? विलियम जोन्स। ऑप्शन डी इज द राइट। अच्छा क्वेश्चन है, डिटेल क्वेश्चन है, ठीक है, कि सेंड्रोकोटस से चंद्रगुप्त मौर्य नाम किसने दिया कि भैया यही चंद्रगुप्त मौर्य है? तो विलियम जोन्स। क्लियर। नेक्स्ट, अभिलेख जिससे यह प्रमाणित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत पर था। देखो अभी मैंने बताया है कि वे कौन सा अभिलेख है जिससे पता लगता है कि चंद्रगुप्त गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र या पश्चिमी भारत पर भी वर्चस्व था। तो रुद्ररामन के जूनागढ़ अभिलेख। और सुदर्शन झील का निर्माण भी करवाया, यह भी पता लगता है रुद्ररामन के जूनागढ़ अभिलेख से। क्लियर है। रुद्ररामन कौन है? शकवंश का राजा है। नेक्स्ट आगे चलते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य के समय सौराष्ट्र का राज्यपाल कौन था? आपको दिक्कत है क्या बताओ? सारे क्वेश्चन मैंने करवा दिए हैं। चंद्रगुप्त मौर्य ने सुदर्शन झील का निर्माण करवाया। किसको आदेश दिया था कि भैया सुदर्शन झील का निर्माण करो जाके? अपने सौराष्ट्र मतलब गुजरात। गुजरात का राज्यपाल कौन था? पुष्यगुप्त वैश्य। ऑप्शन सी इज द राइट। क्लियर। नेक्स्ट, किसके शासनकाल में मेगास्थनीज भारत आया था? तो भैया मेगास्थनीज भारत आया था चंद्रगुप्त मौर्य के काल में। कब आया था? 305 बीसी में, जब युद्ध कर रहा था किसके साथ? सेल्यूकस निकेटर के साथ। ठीक है, ध्यान रखना है। अच्छा, दोनों डेटे सेम है। अब मेगास्थनीज ने क्या लिखा? इंडिका लिखा। तो इंडिका के बारे में जानना आवश्यक है हमारे लिए, क्योंकि भाई कोई वन लाइनर मतलब छोटा पेपर तो है नहीं जो डायरेक्टली पूछ ले कि भैया इंडिका किसकी पुस्तक है? मेगास्थनीज की। अब इंडिका में डिटेल्ड पूछता है। अगर अच्छा एग्जाम दे रहे हो तो इंडिका में डिटेल पूछेगा। जैसे देखते हैं इंडिका। इंडिका ठीक है, देखिए किसकी है? मेगास्थनीज की। पता है आप। तो पहली बात तो इंडिका में कुछ चीजें दी हुई हैं, जैसे मौर्यकालीन प्रशासन के बारे में पता लगता है हमें। प्रशासन। अर्थव्यवस्था के बारे में पता लगता है। अर्थव्यवस्था। इंडिका में सबसे बड़ा नगर बताया गया है पाटलिपुत्र। और इंडिका में पाटलिपुत्र को पोलीब्रोथा कहा गया है। पोलीब्रोथा। अगर आपसे पूछेगा कि भाई इंडिका में पाटलिपुत्र को क्या नाम दिया गया है? पोलीब्रोथा कहा गया है। ठीक। इंडिका में और क्या बोला गया है कि मेगास्थनीज ने क्या किया है? संपूर्ण भारतीय समाज को 7 जातियों में विभाजित किया है। 7 जातियों में विभाजित किया है। वो जातियां कौन सी हैं वो हम लोग आगे देखेंगे। ठीक है, टेंशन नहीं लेना है। ठीक। अब इंडिका में ही क्या बोला गया है कि भाई देखो पाटलिपुत्र तो जो बड़ा है, अब पाटलिपुत्र के प्रशासन के लिए, पाटलिपुत्र का प्रशासन संभालने के लिए 6 समितियां थी। क्या थी? 6 समितियां। समझिएगा अच्छे से, क्या थी? 6 समितियां। 6 समितियां कौन कौन सी थी? तो ओरली बोल दे रहा हूं, हालांकि पूछता नहीं है। जैसे उद्योग समिति थी, विदेश व्यापार समिति थी, विदेशी देखरेख समिति वो थी, बिक्री कर समिति थी, विक्रय समिति थी, व्यापार समिति थी, जनगणना समिति थी। ये 6 समितियां थी। प्रत्येक समिति को संभालने के लिए, मतलब प्रत्येक समिति में 5 मेंबर थे। जब 6 समितियां हैं, 5 मेंबर हैं, तो कुल कितने हो गए? 30 सदस्य। और बस यही आपसे कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि ये बताओ मेगास्थनीज की इंडिका के अनुसार पाटलिपुत्र के प्रशासन संभालने के लिए कुल सदस्य कितने थे? तो 30 सदस्य थे। क्योंकि 6 समितियां, प्रत्येक में 5 सदस्य, तो भैया 30 सदस्य हो गए कुल। ठीक है, तो ये प्रश्न आपसे पूछा जाता है। क्लियर है? बस इंडिका के बारे में इतनी देखो, फिर आगे क्वेश्चन में जैसे जैसे आएगा बताते रहेंगे। चलिए अगला देखते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम दिन कहां व्यतीत किए थे? तो ये तो मैं आपको जैन धर्म जब पढ़ाया था तब बताया था कि चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्मानुयायी थे। और ये अंतिम समय में श्रवणबेलगोला चले गए। कहाँ पे है श्रवणबेलगोला? कर्नाटक में है। किसके साथ गए? भद्रबाहु के साथ गए। और यहीं पर संथारा प्रथा या संलेखना प्रथा से उन्होंने प्राण त्यागे।
क्लियर, मैं बता चुका हूं आपको, ठीक है, डिटेल नहीं चलते हैं। अगला देखेंगे कि निम्नलिखित में से किस राजा के एक अभिलेख से सूचना मिलती है कि शाक्य मुनि बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। ये मैं आपको बौद्ध धर्म में बता चुका हूँ कि बुद्ध का जन्म लुम्बिनी कपिलवस्तु में हुआ था। ये कैसे पता लगता है? ये एक अभिलेख है, इसको बोलते हैं रुम्मीदई अभिलेख, रुम्मीदई अभिलेख। और इसी रुम्मीदई अभिलेख को बोला जाता है अशोक का आर्थिक अभिलेख। अशोक का आर्थिक अभिलेख। क्यों आर्थिक अभिलेख क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसमें तमाम तरीकों के टैक्स जो बने थे उस समय के, उसके बारे में उल्लेख मिलता है, इसी वजह से। तो ये भी है अशोक का है, ऑप्शन इज द राइट। नेक्स्ट है, ब्रह्मी लिपि को सर्वप्रथम किसने पढ़ा? अब बताइए, क्वेश्चन सिंपल है कि नहीं? मैं आपको पूरा बता चुका हूं कि अशोक के जो अभिलेख मिले हैं, शिलालेख, स्तंभलेख, उनकी जो लिपि है वो 4 प्रकार की लिपि है। जो एक है ब्रह्मी, खरोष्टी, ग्रीक, अरमाइक। ब्रह्मी जो है वो भारत में मिली है। अब भारत में ही पढ़ा गया था क्या, उसके अभिलेख पढ़े गए थे। तो किसने पढ़ा था? जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था 1837 में। क्या पढ़ा था, क्या पढ़ने का प्रयास किया था? दिल्ली टोपरा। क्या? दिल्ली टोपरा। दिल्ली टोपरा क्या है? भारत में ही तो है, तो किस लिपि में होगा? ब्रह्मी में। ठीक है, तो इनडायरेक्टली क्वेश्चन पूछा गया है ये, लेकिन है इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट, पत्थर पर प्राचीनतम शिलालेख किस भाषा में थे? पत्थर पर तो भाषा पूछी गई है, और ध्यान रखना है कि पाषाण, पाषाण मतलब पत्थर, पत्थर पर जो शिलालेख, ये अभिलेख लिखने की प्रथा है, ये कब से शुरू हुई? तो भैया ये मौर्य काल से ही शुरू हुई, मौर्य काल से ही शुरू हुई। तो अब मौर्य काल की भाषा क्या थी? प्राकृत या अर्धमगधी? ऑप्शन सी इज द राइट। अब समझना, पाषाण हुआ क्या है कि मौर्य काल है, मौर्य काल में जो अभिलेख मिले हैं, जो शिलालेख मिले हैं, वो पत्थर पर लिखे हैं, पाषाण पर लिखे हैं। अब पत्थर पे कुछ भी लिखोगे तो वो हजारों साल तक वैसे के वैसे रहेंगे। इस वजह से हमें मौर्य काल के सर्वाधिक साक्ष्य मिलते हैं, सर्वाधिक चीजें पता लगती हैं, ज्यादा जानकर सर्वाधिक जानकारी मिलती है। ठीक है, मौर्य काल के पहले के जो राजवंश हुए हैं उनके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है। क्यों? क्योंकि उसके पहले जो लिखते थे वो लकड़ी पर लिखते थे, समझ रहे हैं, लकड़ी पर लिखते थे। अब जब मौर्य काल आया तो उसमें पत्थर पर लिखना शुरू हुआ, तो हमें सर्वाधिक जानकारी मिल गई इसके बारे में। क्लियर है? तो ये भी एक अच्छा प्रश्न है। आगे देखें, सम्राट अशोक ने अपने राज्याभिषेक के कितने वर्ष बाद कलिंग पर विजय प्राप्त किया था? अच्छा क्वेश्चन है। तो अशोक का राज्याभिषेक कब होता है? 269 बीसी में। और कलिंग विजय कब होती है? 261 बीसी में। अंतर कितना है? 8 का, तो बस 8वें वर्ष, 8 वर्ष, ऑप्शन इज द राइट, है ना, सिंपल। नेक्स्ट, कालसी प्रसिद्ध है, बताओ, बताओ भाई कालसी क्यों प्रसिद्ध है? अभी मैंने आपको बताया है, पूरा शिलालेख सब कुछ करवा दिया। अभी मैंने आपको बताया था ना कि शिलालेख 8 स्थान से, स्तंभलेख 6 स्थान से, वो स्थान बताए, वो स्थान कहाँ कहाँ लोकेटेड है वो बताए। तो कालसी भैया अशोक के शिलालेख के कारण प्रसिद्ध है। और कालसी है कहाँ पर? उत्तराखंड में है। ऐसे प्रश्न आते हैं, बताओ अब कोई गलत होगा प्रश्न? बिल्कुल गलत नहीं होगा, और ये भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। आगे देखें, गुर्जरा लघु शिलालेख जिसमें अशोक का नाम उल्लेख किया गया है, कहाँ स्थित है? हालांकि अशोक के जितने भी फैक्ट हैं शिलालेखों से या अभिलेखों से, वो मैं आपको अगले रन पे बताऊंगा, लेकिन एक चीज ध्यान रखनी है, यहां मैं लिख देता हूं अलग से। अशोक के जो अभिलेख हैं, अशोक के जो शिलालेख हैं प्रमुख, उस पर अशोक का नाम क्या मिलता है? अशोक का नाम सामान्यतः, तो ध्यान रखना है, वो मिलता है प्रियदर्शी। ऑप्शन में कभी कभी आ जाता है देव नाम प्रिय, चक्रवर्ती। तो चक्रवर्ती ज्यादा लोग करते हैं क्योंकि चक्रवर्ती सम्राट अशोक बोला जाता था, गलत, प्रियदर्शी करना है। क्लियर? तो अगर आपसे पूछा जाए कि अशोक के शिलालेखों में सामान्यतः, सामान्यतः उसका नाम क्या मिलता है? प्रियदर्शी। ठीक, फिर क्या पूछेगा? ये बताओ, अशोक के ऐसे कितने, कौन कौन से शिलालेख हैं जिसमें अशोक का नाम खुद अशोक लिखा हुआ है? अशोक लिखा हुआ है मतलब वहां पे ना तो प्रियदर्शी है, ना देवनाम प्रिय, कोई उपाधि नहीं है। उन शिलालेखों में डायरेक्टली अशोक का नाम अशोक ही लिखा हुआ है, ये बताओ। तो भैया ऐसे हैं 4, कौन कौन? गुर्जरा, मास्की, नेड्यूर,
उडेगोलम, उडेगोलम। गुर्जरा आपका मध्य प्रदेश में है, मास्की नेड्यूर गुर्जरा मध्य प्रदेश में, मास्की नेड्यूर उडेगोलम ये कर्नाटक में है। कहाँ है? कर्नाटक। ठीक है, तो बस ध्यान रखना है ये मध्य प्रदेश में और ये कर्नाटक में। 4 ही ऐसे लघु स्तंभ लेख हैं या शिलालेख हैं जिनमें अशोक का नाम खुद अशोक मिलता है। तो बस ऑप्शन क्या लिखा था कि गुर्जरा लघु शिलालेख। कहाँ पे है गुर्जरा? मध्य प्रदेश में, दतिया में। ठीक है, ऑप्शन बी। लोकेशन आपको ध्यान रखनी है, और क्या मैंने बोला है कि अशोक का नाम अशोक मिलता है इन चारों में, वो भी ध्यान रखना है। आगे चलें। निम्नलिखित में से किस देश में अशोक का कोई अभिलेख नहीं मिला है? तो मैंने आपको भाषा लिपियां बता दी, उससे आप कर सकते हो कि भाई अफगानिस्तान, पाकिस्तान में तो मिला ही है, भारत में मिला है, श्रीलंका में नहीं मिला है। और अगर आपसे पूछा जाए ये बताओ कि अशोक के साम्राज्य में शामिल नहीं था, कौन सा क्षेत्र शामिल नहीं था? तो आपको 2 क्षेत्र याद रखने हैं, असम, और असम अगर नहीं आएगा ऑप्शन में तो आएगा कामरूप, क्योंकि असम को ही कामरूप बोलते थे। और दूसरा ध्यान रखना है श्रीलंका। तो श्रीलंका और असम जो है ये अशोक के साम्राज्य में शामिल नहीं थे। हाँ, अशोक ने ये किया था कि बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अपने पुत्र और पुत्री महेंद्र और संघमित्रा इन दोनों को कहाँ? श्रीलंका भेजा था। कहाँ भेजा था? श्रीलंका भेजा था। और श्रीलंका में उस समय शासन किसका था? तिस्स नामक शासक था एक। ठीक है, तो शासक भी ध्यान रखना है। क्लियर है? आगे चलते हैं। अशोक के स्तंभ अभिलेख लिखे हैं। अशोक के स्तंभ लेख किस में लिखे हैं? केवल ब्रह्मी में नहीं, ब्रह्मी खरोष्टी में नहीं, ब्रह्मी खरोष्टी, ग्रीक, आर्माइक, ये चारों में। ऑप्शन डी इज द राइट। क्लियर है? नेक्स्ट। निम्नलिखित अभिलेखों में से किसमें अशोक का नामोल्लेख हुआ है? अब देखो आ गया कि भैया कौन से अभिलेख ऐसे हैं जिसमें अशोक का नाम उल्लेख है। अशोक खुद नाम लिखा हुआ है, ना तो उसमें प्रियदर्शी लिखा है, ना देव नाम प्रिय लिखा है, ना कोई उपाधि है, अशोक लिखा है। तो मैंने 4 बताए थे, गुर्जरा, मास्की नेड्यूर, उदयगोलम। क्या लिखा है? गुर्जरा लिखा है। ऑप्शन इज द टिक, ऑप्शन इज द राइट। बताओ, सिंपल हो गया। आगे, सारनाथ स्तंभ का निर्माण किया था। सारनाथ, तो भाई देखो, सारनाथ स्तंभ का निर्माण तो अशोक ने किया था। सारनाथ में इंपॉर्टेंट क्या है कि भारत का जो राष्ट्रीय प्रतीक है, भारत का जो राष्ट्रीय प्रतीक है वो क्या है? सारनाथ स्तंभ से ही लिया गया है, अशोक स्तंभ जिसको बोला जाता है। ठीक, अब आपसे कुछ चीजें यहां से पूछ सकते हैं, जैसे कि इसके निचले भाग पे सत्यमेव जयते लिखा है। सत्यमेव जयते, बेसिक चीजें हैं, पता ही होगा आपको। फलक के निचले भाग पर 4 पशुओं का अंकन है। समझिएगा, क्या मैंने क्या बोला? फलक के निचले भाग पर 4 पशुओं का अंकन है। वो 4 पशु कौन कौन से हैं? हाथी, घोड़ा, बैल, सिंह मतलब शेर। अगर आपसे पूछता है कि सारनाथ स्तंभ लेख में निम्नलिखित में से किस पशु का अंकन नहीं है, तो हाथी, घोड़ा, बैल, सिंह, ये 4 का है, बाकी जो आएगा कर लेना है। सारनाथ स्तंभ लेख में कुल जो चक्र है, सारनाथ स्तंभ लेख का जो चक्र है, कुल 32 तीलियां हैं। लेकिन भारतीय प्रतीक में कितनी ली गई हैं? केवल 24 ली गई हैं। 24 ली गई किसमें? भारतीय प्रतीक में। ठीक है, तो सारनाथ स्तंभ लेख में कुल 32 तीलियां हैं, लेकिन भारतीय प्रतीक में कितनी ली गई हैं? केवल और केवल 24 तीलियां ली गई हैं। क्लियर है? तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना है। यहां से स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन आते हैं कि भैया सारनाथ स्तंभ से संबंधित कौन सा कथन गलत है या कौन सा सही है। ठीक है, तो उसमें से ये सब चीजें पूछी जा सकती हैं। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे चलते हैं। ओके, तो हमारे सभी क्वेश्चन यहां पर समाप्त होते हैं। एंड आज हम लोगों की हिस्ट्री की क्लास थी, और हिस्ट्री में भी एंशियंट हिस्ट्री। मौर्य वंश हम लोगों ने शुरू किया है, तो मौर्य वंश के जैसे क्वेश्चन, क्योंकि देखो मौर्य, गुप्त, उसके बाद दक्षिण भारत के
और उसके बाद त्रिपक्षीय युद्ध भी देख लेंगे, उसके बाद प्रमुख पुस्तकें देख लेंगे एंशियन हिस्ट्री की। यहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा बनते हैं, तो मैंने आपको वो बहुत अच्छे से करवाया है। क्वेश्चन अभी समाप्त नहीं हुए हैं और कि अभी कई क्वेश्चन है, अभी प्रशासन वगैरह देखना है, क्योंकि वहाँ से प्रश्न बनते ही बनते हैं। ठीक है, तो वीडियो कैसा लगा जरूर बताना। और उसके बाद जो भी वंश प्रमुख बचे हुए हैं मैं सभी कुछ करा दूंगा, टेंशन नहीं लेना है। ठीक है, बस आप लोग की जो भी नोट्स है वो पढ़ते रहो, जो भी बुक्स आप पढ़ रहे हो वो पढ़ते रहो। मैं केवल रिवीजन मोड में चल रहा हूँ। ठीक, तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।